सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस बैंक ने एनआरआई कस्टमर्स के लिए यूपीआई सुविधा शुरू की है। तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो एक्चुअली में अभी तक क्या होता था, जो एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते थे, उन्हें यूपीआई पेमेंट करने के लिए अपने बैंकों के साथ एक भारतीय मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता था। पर अब आईसीआईसीआई बैंक के एनआरआई कस्टमर्स अपने इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल भारत में यूपीआई पेमेंट के लिए कर सकेंगे। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने ये सुविधा अपने मोबाइल एप्लीकेशन, जो उसका मोबाइल एप्लीकेशन है आई मोबाइल पे, उसके जरिए शुरू की है। तो याद रखना, आईसीआईसीआई बैंक एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 10 देशों में ये सुविधा देगा। वो 10 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर और सऊदी अरब। वैसे ये जो मैंने देशों के नाम बताए वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिहाजा से, वो तो मैंने न्यूज़ थी इसलिए आपको बता दिया। लेकिन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बैंक ने अभी एनआरआई कस्टमर्स के लिए यूपीआई सुविधा शुरू कर दी है, जहां पे वो अपने इंटरनेशनल नंबर को ही यूपीआई पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। और एग्जाम में थोड़ा स्टैटिक जाकर के अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। जैसे एसबीआई का होता है ना, योनो बैंक हो गया। अभी हमने पढ़ा था बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड है, जिसको आरबीआई ने बैन कर दिया था। तो उसी तरह से ये इसका एप्लीकेशन है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक से कुछ और भी याद आता है क्या आपको? याद आना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि अभी आईसीआईसीआई बैंक 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप के साथ भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गया है। इसके स्टैटिक की बात करें तो स्थापना होती है 1994 में। फुल फॉर्म भी होती है इसकी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मुंबई में मुख्यालय है, एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन होती है ना ख्याल आपका। अच्छा, वैसे यूपीआई की भी यहाँ पे बात हुई है ना, तो यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। अच्छा, यूपीआई से संबंधित 2-4 प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो कि हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़े थे। जैसे कि अगर पूछे कि यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा है जिसने भारत से ये सिस्टम अपनाया है, तो आंसर होगा नेपाल। अभी यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा फ्रांस। और अभी भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया था? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। और यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन ये मोबीक्विक है। और यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक ये पेटीएम पेमेंट बैंक था, जिसको अभी आरबीआई ने बैन कर दिया। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी एनपीसीआई ने किस देश के साथ समझौता किया, या यूं कहूं कि किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ समझौता किया है कि वो उनके यहाँ पे यूपीआई के जैसा सिस्टम बना के देगा। ये भी करंट अफेयर्स में ही हमने प्रश्न पढ़ा था। वो अफ्रीकी देश है। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, उत्तर आप देंगे बाकी कमेंट बॉक्स में। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 मई को। तो हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताऊं तो वो तारीख है 8 मई 1828 की, जब रेड क्रॉस संस्थान के स्थापना करने वाले हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। ये जो रेड क्रॉस संस्था है ये क्या काम करती है, तो दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और अन्य संकटों से पीड़ित लोगों की मदद करती है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी देती है। तो हेनरी ड्यूनेंट की याद में ही उनकी जयंती के दिन यानी कि 8 मई को ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 8 मई 1948 में मनाया गया था। और ये भी बता दूं कि 1984 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कर दिया गया। पहले हम थीम की बात करें। इस बार की थीम क्या है? आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। साथ में ये भी आप जरूर याद रखना, ये स्टैटिक प्रश्न बनेगा कि पहला नोबेल शांति पुरस्कार ये किसे मिला था 1901 में? हेनरी ड्यूनेंट को। इनके साथ वैसे एक और व्यक्ति थे, लेकिन इनका नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी, उसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार। कब कब? 1917, 1944 और 1963। और इस तरह से ये दुनिया का एकमात्र संस्था है जिसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे 1 लाइनर फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ध्यान में रखना। अब डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार देखते हैं मई में कौन कौन से डे हम मना चुके हैं। तो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया था। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे
3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि फायर फाइटर्स डे, और अभी हमने देखा 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया। तो ये मई के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट किसने जारी किया? तो आंसर होगा नेपाल ने। तो अभी नेपाल ने 100 रुपए का नया नोट जारी किया है। नोट जारी किया, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस पर अपना नया नक्शा छापा है जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को उसने अपना बता दिया। ये दिक्कत है। भारत के 3 क्षेत्र हैं, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। और आपको बता दूं, नेपाल ने यह हरकत पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी 2020 में उसने अपना नया नक्शा जारी किया था, उसमें इन 3 क्षेत्रों को अपना बताया था। अब आप सोचोगे कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, पागल है क्या? मैं आपको कारण बताता हूं और मैं आपको पूरे रीजन के साथ समझाता हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। विद मैप आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ये याद रखो कि नेपाल जो है ये भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है। चलो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितने राज्यों से और कौन कौन से राज्यों से सीमा लगाता है, जब तक मैं आपको इसका कारण समझा देता हूं। तो ये समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं 1765 में, जब नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना की थी। और उन्हीं के नेतृत्व में इन गोरखों ने भारत से सटे राज्य जैसे कि सिक्किम, गढ़वाल और कुमाऊं पर अपना नियंत्रण कर लिया था। उस समय आपको पता है भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच लड़ाई हुई। ये जो लड़ाई है 1814 से लेकर 1816 तक चली, और इस लड़ाई में आपको पता है कौन जीतेगा? जो अंग्रेज है वही जीतेंगे। तो इस लड़ाई में नेपाल को अपना 2/3 हिस्सा खोना पड़ा था। हालांकि ये वही हिस्सा था जो नेपाल ने भारत से छीन लिया था। और इनके बीच जो ये लड़ाई है ये सुगोली संधि के साथ समाप्त हुई थी। सुगोली एक शहर है जो कि बिहार के चंपारण में है। ये संधि यहीं पे हुई थी, इसलिए इसको सुगोली संधि बोलते हैं। ये शब्द आप बहुत बार सुनोगे। तो क्या कहा गया था इस संधि में? इस संधि में कहा गया था कि भैया महाकाली नदी के पूर्व इलाके में पड़ने वाला जो क्षेत्र है उस पर नेपाल का अधिकार होगा, और उसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है उस पर भारत का अधिकार होगा। अब आप कहोगे कि संधि में ये सब कुछ क्लियर हो गया था, तो ये विवाद आज तक क्यों चल रहा है, ये डिस्प्यूट क्यों चल रहा है आज तक? तो उसका कारण है ये महाकाली नदी, जिसे भारत में शारदा नदी भी कहते हैं। दरअसल है क्या, जो ये महाकाली नदी है ना, वो कई अलग अलग धाराओं से मिलकर बनी है, और ऐसे में इसके उद्गम स्थल को लेकर के अलग अलग मत है। नेपाल कहता है कि भैया महाकाली नदी की जो मुख्य धारा है ये लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, इसीलिए इसे ही उद्गम स्थल माना जाएगा। क्योंकि उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है उसके अनुसार, इसीलिए लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी ये नेपाल का हिस्सा हुआ, ऐसा नेपाल कहता है। जबकि भारत क्या कहता है कि भैया कालापानी नदी की सभी धाराएं कालापानी गांव में आकर मिलती है, इसीलिए इसे ही नदी का उद्गम स्थल माना जाएगा। और ऐसे में लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा मानना गलत होगा। तो अब ये इन क्षेत्रों को लेकर के जो डिस्प्यूट चलता है, जो विवाद चल रहा है कि भाई ये वो कहता है ये उनका है, हम कहते हैं ये हमारा है। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। जो संधि हुई थी अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, भाई महाकाली नदी के पूर्व वाला तुम्हारा है, पश्चिम वाला हमारा है। अब वो बात तो ठीक है, लेकिन जो ये नदी है अब ये डिस्प्यूट का कारण पैदा करती है। नेपाल कहता है कि नदी यहां से निकल रही है, ये इसका उद्गम स्थल है, तो इसके हमारा। हम कहते हैं नहीं भैया ये नदी यहां से निकल रही है, तो इसके इधर वाला हमारा। तो ये पंगा है। मैंने आपको पूरा कारण समझा दिया, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में, सिंपल भाषा में। देखो एज ए ट्यूटर या एज ए टीचर अगर मैं आपको टीच कर रहा हूं तो पहले मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, न कि मैं एक तरफा होकर के बात करूं। ठीक है, वो बात अलग है, कभी कभी पाकिस्तान जैसे की न्यूज आ जाती है तो हम मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, मजाक में बोल देते हैं। तो मेरा काम या किसी भी टीचर का काम यही होना चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर के, न किसी के पक्ष में जाकर के न विपक्ष में होकर के न्यूज बताए। उसका काम होना चाहिए वास्तव में जो न्यूज है वो आपको समझा दे, आपको समझ में आ जाए। तो अभी आपको ये समझ में आ गया। तो नेपाल की बात है तो एक बार नेपाल को देख लेते हैं मैप में। ये रहा मैप में नेपाल। और मैंने आपसे प्रश्न में पूछा था कि वो 5 भारतीय राज्य कौन से हैं जिनसे नेपाल सीमा बनाता है। तो आप देखो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कैपिटल काठमांडू है, जहां पे आपको सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण नाम से, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा चंद्रयान 3। तो अभी कोचीन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के समुद्री तट पर टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति खोजी है। इसे याद रखना समुद्री भालू भी कहते हैं। और अभी इसी की नई प्रजाति खोजी है और इसी का नाम चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में उसका नाम इसके नाम पे रखा गया है। क्या नाम रखा?
बैटलिप्स चंद्रायणी। और आपको बता दूं ये तीसरी बार है जब भारतीय जल में समुद्री टार्डीग्रेड मिला है। टार्डीग्रेड किस तरह का दिखता है? समुद्री भालू ये इस तरह का दिखता है, 8 पैर होते हैं इसके, और कठिन से कठिन वातावरण में भी ये जीवित रह लेता है। अब यहाँ चंद्रयान 3 की बात हुई है, तो चलो फिर आपको चंद्रयान 3 से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि कब लॉन्च किया था हमने ये 14 जुलाई को, और कब ये पहुंचा था चांद पे, और चांद पे भी कहां पे? उसके साउथ पोल पे, और चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश भारत है। 23 अगस्त को पहुंचा था, इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे के रूप में मना रहे हैं। कहां से हमने इसको लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट के द्वारा? LV-M3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं। इसमें जो लैंडर गया था उसका नाम विक्रम है, जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, पी वीर मुथवेल उनका नाम है। और ये चंद्रयान 3 मिशन जिस स्थान पे उतरा था उसे हमने शिव शक्ति नाम दिया है। इसके अलावा 3 पॉइंट और याद रखना, अभी चंद्रयान 3 के लिए ही इसरो को 3 पुरस्कार मिले, 3 बार अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार, एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार और जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। तो ये तीनों भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए एक साथ ही, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी देशवासियों से $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की 2024 की रिपोर्ट आई, और उसी में बताया गया कि $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बन गया है भारत। 2022 में प्रवासी भारतीयों ने $111.22 बिलियन यानी कि लगभग 9.28 लाख करोड़ रुपए अपने देश में भेजे हैं, और इस प्रकार भारत $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बन गया है दुनिया का। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, तो तीसरे पे चाइना है। रेमिटेंस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसकी हर साल एक लिस्ट भी आती है, हम पढ़ते हैं, इसमें टॉप पे भारत ही रहता है। मतलब जैसे कि आपकी आज नौकरी लगी फॉरेन में, मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में आपकी नौकरी लग गई, कहीं पर भी विदेश में आपकी नौकरी लग गई, वहां से पैसा कमा कमा करके आप भारत में भेजते हो अपने घर वालों को, तो ये जो आपने विदेशों से पैसा भारत में भेजा है यही कहलाता है रेमिटेंस। और यही प्रश्न कह रहा है कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश तो भारत है, और अब वो रेमिटेंस कितना क्रॉस कर लिया है? $100 बिलियन, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत। ठीक है, अच्छी बात है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी मई 2024 में किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, उन्होंने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है, यानी कि चलता फिरता स्कूल। एक्चुअली में ये एक बस है जिसमें लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर भी है, टीचर वगैरह भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये है स्कूल ऑन व्हील्स। तो इससे मणिपुर के राहत शिविरों में जो बच्चे रह रहे हैं उन्हें शिक्षा दी जाएगी, उनके पास जा करके। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा कुछ समय पहले असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू किया था। देखो मणिपुर की बात है तो ये रहा मैप में मणिपुर, कैपिटल इसकी इम्फाल होती है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और मणिपुर से आपको याद आएगा यहाँ पे एक लोकटक झील है, इसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, और यहीं पे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। और इसी नेशनल पार्क में एक हिरण पाया जाता है जिसे संगई कहते हैं। वो उचक उचक करके आगे बढ़ता है, कूदता फूदता हुआ, और इसी हिरण के नाम पे यहाँ पे एक महोत्सव भी होता है, संगई फेस्टिवल जिसको बोलते हैं। वैसे नट संकीर्तन उत्सव भी यहाँ पे होता है, लाई हरौबा फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है, योसांग उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव यहाँ मनाया जाता है, शुमंग लीला फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, गान नगाई उत्सव यहाँ पे मनाया गया, शिरुई लिली महोत्सव भी यहाँ पे होता है, और कचाई लेमन फेस्टिवल आपने सुना होगा वो भी यहीं पे होता है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में होता है। और याद रखना मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। अच्छा, मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज के द्वारा भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका? तो आंसर होगा सिक्योर IoT। तो चेन्नई की एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज, और अभी इन्होंने ही भारत की पहली वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, जिसे आप कमर्शियली बेचोगे,
तो ऐसी भारत की पहली वाणिज्यिक हाई परफॉर्मिंग चिप इन्होंने बनाई है, उसको लॉन्च किया है और चिप का नाम रखा है सिक्योर IoT। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। कंपनी ने कहा कि ये एकमात्र भारतीय चिप है जो इस सेगमेंट में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। अब आप पूछोगे कि भैया ये चिप काम क्या करेगी? तो जो भी स्मार्ट डिवाइसेज होते हैं, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगते हैं आजकल, उसी तरह से वाटर मीटर, गैस मीटर, ये सब स्मार्ट मीटर लगते हैं। उसी तरह से बड़े बड़े घरों में, बंगलों में आपने देखा होगा स्मार्ट लॉक लगते हैं दरवाजों पे, पंखे स्मार्ट आ गए, स्पीकर हो गए, टीवी हो गए। मतलब इस तरह की जो भी स्मार्ट चीजें आ रही है आजकल, जो भी एडवांस चीजें आ रही हैं, तो ये उन सबको कंट्रोल करने का काम करेगी ये चिप। तो प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न क्या था? इस कंपनी का नाम याद रखना पहले तो। ये चेन्नई की एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। नाम क्या है? माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी। और इन्होंने ये चिप बनाई है। ये भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मिंग उच्च प्रदर्शन करने वाला चिप है जिसका नाम है सिक्योर IoT। क्या काम करेगा वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी देखो, ये FWD-200B के बारे में अभी हमने पढ़ा था। ये पहला स्वदेशी बम वर्षक ड्रोन है। इसको बनाया था बेंगलुरु की एक फ्लाइंग वेज डिफेंस कंपनी है उसी ने। और स्मार्ट क्या है? ये एंटी सबमरीन टॉर्पिडो है। और समर, ये सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम है। और अगर पूछे कि भारत का शॉर्ट रेंज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है? वो शोराद है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स। ये तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो आंसर होगा बोइंग कंपनी। तो सुनीता विलियम्स, आप जानते हो, ये भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं और ये तीसरी बार स्पेस में जाएंगी। अभी जाने वाली थी वैसे ये 6 मई 2024 को अमेरिका की बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाली थी ये, पर एन टाइम पे, एन वक्त पे अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई, कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को या इनके जाने के शेड्यूल को अभी पोस्टपोन कर दिया गया। अब कुछ समय के बाद जाएंगी। कब जाएंगी अभी डेट वगैरह नहीं आई, लेकिन जाएंगी जरूर। आपको बता दूं, वो पहली बार 2006 में गई थी, फिर दूसरी बार 2012 में, और अब तीसरी बार जाएंगी। अच्छा, इनसे पहले और कौन कौन भारतीय महिलाएं हैं जो स्पेस में जा चुकी हैं? तो एक तो कल्पना चावला, आप सभी जानते हैं, एक ये सुनीता विलियम्स हो गई, और एक शिरीषा बांदला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन होंगी, तो आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। ये अमेरिका का ये जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका जो आर्टेमिस मिशन है उसके तहत जाएंगी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे आर्टेमिस मिशन आया है तो अभी इसमें शामिल होने वाला 39th नंबर का सदस्य देश कौन सा बना था? ये हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। बाकी अगर पूछे कि स्पेस में जाने वाला पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था दुनिया का, तो आंसर होगा स्पुतनिक। ये रशिया का था। और भारत का पहला कौन सा था? आर्यभट्ट। स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दुनिया के? यूरी गागरिन थे। वो USSR से थे। वो गए थे 12 अप्रैल 1961 को। और पहले भारतीय पूछेंगे स्पेस में जाने वाले, तो आंसर होगा राकेश शर्मा। अच्छा, चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। आप सभी जानते हो 1969 में गए थे, अमेरिका के थे। वैसे भारत का लक्ष्य क्या है चांद पर इंसानों को भेजने का? 2040 का है। और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य 2035 का है। और स्पेस में जाने की बात हो रही है तो आपके माइंड में एक नाम जरूर आ रहा होगा, गोपीचंद थोटाकुरा का। हमने पढ़ा था इनके बारे में। वे पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चुना गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा बजाज ऑटो ने। तो अभी विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहा है कौन? बजाज ऑटो। तो बजाज कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव बजाज, अभी उन्होंने ही कहा है कि अभी जून महीने में ये भारत में लॉन्च होगी दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल। जैसे कि आपकी कार होती है ना, CNG कार होती है, उसी तरह से ये बाइक होगी अब CNG की, जो CNG पे भी चलेगी और पेट्रोल पे भी चलेगी। नाम क्या होगा अगर आप जानना चाहो तो? अभी तक तो नाम वगैरह कुछ आया नहीं है। जब ये लॉन्च हो जाएगी तो नाम भी आ जाएगा। CNG मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसमें सबसे ज्यादा होता है मिथेन, CH4। ये एक हल्की गैस है, याद रखना। और मिथेन से आपको याद आएगा, दुनिया का पहला मिथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया था? चाइना ने। एक LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं। उसमें क्या होता है? मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। वो भारी गैस होती है
और उसमें जो स्मेल आती है, गंध के लिए हम क्या डालते हैं? इथाइल मरकैप्टन। अगर मैं पूछूं कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया था, तो आंसर होगा असम में। और विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहां पे बनेगा? भावनगर, गुजरात में। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुबोध कुमार को। तो तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं सुबोध कुमार, जिनको अभी आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, आयुष मंत्री कौन है अगर ये पूछेंगे तो सर्बानंदा सोनोवाल है, जिनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? ए मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। बाकी ऑप्शन में देखो, नईमा खातून आपको पता है अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनी थी। नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। तो जगजीत पवाड़िया अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में ये फिर से चुने गए थे। तो ये था गाइस आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। फिर पूछ रहे, पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया? हाई इंपल्स कंपनी ने, जर्मनी की है। फिर पूछ रहे हैं, किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण किया? चाइना ने। फिर पूछ रहे हैं, अभी गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? युजवेंद्र चहल। फिर पूछ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर पूछ रहे हैं, 2024 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां। और आखिरी प्रश्न पूछा, T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? युजवेंद्र चहल। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, गुप्तेश्वर वन किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बना? तो आंसर होगा उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।